एक 30 अक्टूबर की वो सुबह दिल्ली की फिजाओं में एक अजीब सी खामोशी लेकर आई थी। सूरज की पहली किरणें अभी सफदरजंग रोड के विशाल दमलों की छतों को छू ही रही थीं कि सत्ता के गलियारों में हलचल शुरू हो गई। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें दुनिया एक फौलादी व्यक्तित्व वाली महिला के रूप में जानती थी, उस दिन कुछ अलग ही अंदाज में थीं। उन्होंने उस सुबह केसरिया रंग की एक बेहद साधारण लेकिन गरिमामय साड़ी चुनी थी। ये साड़ी उनके व्यक्तित्व की चमक को और बढ़ा रही थी, लेकिन किसी को यह आभास नहीं था कि ये रंग उस दिन उनके रक्त से और भी गहरा होने वाला है। उनके निवास स्थान एक सफदरजंग रोड और उनके कार्यालय एक अकबर रोड के बीच की दूरी बहुत कम थी। दोनों बंगले एक ही परिसर का हिस्सा थे और एक छोटी सी गेट के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। उस सुबह उन्हें वहां एक खास मुलाकात के लिए जाना था। प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता और फिल्म निर्माता पीटर उस्तिनॉफ अपनी टीम के साथ वहां मौजूद थे। वे इंदिरा गांधी के जीवन और उनकी कार्यशैली पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। इंटरव्यू की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, कैमरे अपनी जगह पर तैनात थे और रोशनी की व्यवस्था जांची जा रही थी। आमतौर पर प्रधानमंत्री एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अपनी सुरक्षित गाड़ी का इस्तेमाल करती थी, भले ही दूरी चंद कदमों की क्यों ना हो। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग था। शायद वे दिल्ली की उस हल्की गुलाबी ठंड का लुत्फ उठाना चाहती थीं, या शायद वे अपने सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों को यह संदेश देना चाहती थीं कि वे पूरी तरह से सहज हैं। उन्होंने अपने सचिव R.K. धवन और सुरक्षा अधिकारी दिनेश भट्ट को इशारा किया कि वे पैदल ही चलेंगी। वे अपनी चिर परिचित तेज चाल से आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वे उस छोटे से गेट के पास पहुंची जो दोनों बंगलों को जोड़ता था, वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। पक्षियों की चहचहाहट के बीच केवल उनके जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। गेट पर 2 सुरक्षाकर्मी तैनात थे। इनमें से एक था बेअंत सिंह, जो पिछले 10 सालों से इंदिरा गांधी की सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा था। इंदिरा उसे अच्छी तरह पहचानती थी और उस पर अटूट विश्वास करती थी। जैसे ही प्रधानमंत्री उस संतरी बूथ के पास पहुंची, बेअंत सिंह ने हमेशा की तरह अपना हाथ ऊपर उठाया। इंदिरा गांधी को लगा कि वह उन्हें सलामी दे रहा है या अभिवादन कर रहा है। उन्होंने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर नमस्ते कहा, लेकिन उस पल समय जैसे ठहर गया। बेअंत सिंह के चेहरे पर वह सम्मान नहीं था जो रोज होता था। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बेअंत ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और एकदम करीब से इंदिरा गांधी पर गोलियां दाग दी। पहली गोली उनके पेट में लगी, दूसरी और तीसरी गोलियां उनके सीने को चीरती हुई निकल गईं। इंदिरा गांधी के मुंह से सिर्फ एक ही वाक्य निकला कि बेअंत, तुम ये क्या कर रहे हो। वे लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। वहां सन्नाटा एक भयावह शोर में बदल गया। इसी दौरान पास ही खड़ा दूसरा सुरक्षाकर्मी सतवंत सिंह, जो अपनी स्टेन गन के साथ तैनात था, कुछ क्षणों के लिए ठिठक गया। उसे देख बेअंत सिंह चिल्लाया कि देख क्या रहे हो, अपना काम पूरा करो। सतवंत ने अपनी ऑटोमेटिक गन उठाई और जमीन पर बेदम पड़ी इंदिरा गांधी पर गोलियों की बौछार कर दी। 25 से ज्यादा गोलियां उनके शरीर के आर पार हो गईं। धुएं और बारूद की गंध ने उस शांतिपूर्ण सुबह को कत्लगाह में बदल दिया। सुरक्षा के अन्य जवान दौड़ते हुए आए। बेअंत और सतवंत को तुरंत काबू में करने की कोशिश की गई। जवाबी कार्रवाई में बेअंत सिंह वहीं मारा गया, जबकि सतवंत को घायल अवस्था में पकड़ लिया गया। इंदिरा गांधी का शरीर खून से लथपथ था। उनकी साड़ी का केसरिया रंग अब गहरा लाल हो चुका था। R.K. धवन और अन्य कर्मचारी चीखते चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। अफरा तफरी का माहौल था। एम्बुलेंस बुलाने में वक्त लगता, इसलिए तुरंत उन्हें एक एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर लिटाया गया। सोनिया गांधी, जो पास ही के कमरे में थी, गोलियों की आवाज सुनकर नंगे पैर बाहर भागी आई थीं। उन्होंने अपनी सास का सिर अपनी गोद में रखा और जोर जोर से रोने लगीं। गाड़ी एम्स की ओर बिजली की रफ्तार से दौड़ी। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक को हटाते हुए ड्राइवर ने किसी तरह अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों की एक विशाल टीम तुरंत सक्रिय हो गई। उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। उनके शरीर में इतनी गोलियां थीं कि गिनना मुश्किल था। डॉक्टरों ने घंटों तक उनकी जान बचाने की जद्दोजहद की। बोतल दर बोतल खून चढ़ाया गया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो महान नेता, जिसने दुनिया के नक्शे को बदल दिया था, अब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। जब ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैली, तो मानो भारत की धड़कन रुक गई। लोग रेडियो और टेलीविजन सेटों से चिपक गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस महिला ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिसने परमाणु परीक्षण से दुनिया को हिला दिया, उसकी जान उसके अपने ही अंगरक्षकों ने ले ली। इस कहानी की जड़ें बहुत गहरी थीं। इंदिरा गांधी का राजनीतिक सफर संघर्षों और अदम्य साहस की मिसाल था। 1966 में जब वे पहली बार प्रधानमंत्री बनी, तो कांग्रेस के पुराने और दिग्गज नेताओं को लगा था कि वे एक गूंगी गुड़िया साबित होंगी, जिन्हें वे अपनी उंगलियों पर नचा सकेंगे। लेकिन इंदिरा ने जल्द ही दिखा दिया कि वे किसी की छाया में रहने वाली नेता नहीं है। 1971 का साल उनके जीवन का सबसे गौरवशाली वर्ष था। गरीबी हटाओ के नारे ने देश के आम आदमी को उनसे जोड़ दिया था। चुनावों में उन्होंने भारी बहुमत हासिल किया। उसी साल जब पूर्वी पाकिस्तान में संकट गहराया, तो इंदिरा गांधी ने वैश्विक दबाव की परवाह किए बिना कड़ा रुख अपनाया। भारतीय सेना ने जनरल मानेकशॉ के नेतृत्व में जो पराक्रम दिखाया, उसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य जीतों में से एक था। बांग्लादेश का जन्म हुआ और इंदिरा गांधी रातों रात दुर्गा का अवतार मान ली गई। विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी तक ने संसद में उनकी प्रशंसा की। 1974 में पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण करके उन्होंने भारत को दुनिया की परमाणु शक्तियों की कतार में खड़ा कर दिया। लेकिन सत्ता का शिखर हमेशा चुनौतियों से भरा होता था। 1971 की जीत के बाद आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलें बढ़ने लगी थीं। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर जनता में असंतोष पनप रहा था। इसी दौरान रायबरेली से उनके चुनावी प्रतिद्वंद्वी राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन पर चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। 12 जून 1975 को कोर्ट का फैसला आया और इंदिरा गांधी को दोषी ठहराते हुए उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया। उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने की रोक लगा दी गई। ये भारतीय लोकतंत्र का एक टर्निंग पॉइंट था।
जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया। पूरा देश सड़कों पर था। इंदिरा गांधी को लगा कि देश में अराजकता फैल रही है और उनकी सत्ता खतरे में है। 25 जून की आधी रात को उन्होंने देश में आंतरिक आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर दी। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। ये उनके करियर का सबसे विवादास्पद फैसला था। करीब 2 साल बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो जनता ने अपना फैसला सुना दिया। इंदिरा गांधी और कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। पंजाब में भी अकाली दल ने जीत का परचम लहराया। सत्ता से बाहर होने के बाद भी इंदिरा शांत नहीं बैठी। उन्होंने जनता के बीच वापस जाने का फैसला किया। बेलछी में दलितों पर हुए अत्याचार के बाद जब वे हाथी पर सवार होकर वहां पहुंची तो लोगों को लगा कि उनकी असली नेता वापस आ गई है। 1980 में वे फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी, लेकिन इस बार पंजाब सुलग रहा था। पंजाब की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने शुरुआत में जरनैल सिंह भिंडरावाले नामक एक कट्टरपंथी प्रचारक को बढ़ावा दिया था ताकि अकाली दल के प्रभाव को कम किया जा सके। लेकिन जल्द ही भिंडरावाले कांग्रेस के नियंत्रण से बाहर हो गया। उसने सिखों के लिए एक अलग देश खालिस्तान की मांग को हवा देना शुरू कर दिया। पंजाब में हिंसा का दौर शुरू हो गया। निर्दोष लोगों की हत्याएं होने लगी और डर का माहौल बन गया। भिंडरावाले और उसके हथियारबंद समर्थकों ने अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर यानी हरमंदिर साहिब परिसर के भीतर अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। वे वहां से अपनी समानांतर सरकार चलाने लगे। सरकार के लिए यह एक बड़ी सुरक्षा चुनौती थी। कई महीनों तक बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की गई, लेकिन सब नाकाम रहा। जून 1984 में इंदिरा गांधी ने एक अत्यंत कठोर निर्णय लिया। भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर परिसर से उग्रवादियों को बाहर निकालने का आदेश दिया गया। इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया। सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां मंदिर परिसर के भीतर घुस गईं। भीषण लड़ाई हुई। भिंडरावाले और उसके साथी मारे गए, लेकिन इस प्रक्रिया में अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा। स्वर्ण मंदिर की पवित्रता और वहां हुए खून खराबे ने दुनिया भर के सिखों के दिलों को गहरी चोट पहुंचाई। सिखों के लिए ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि उनकी धार्मिक अस्मिता पर प्रहार था। देश भर में सिख समुदाय के भीतर इंदिरा गांधी के खिलाफ भारी आक्रोश पैदा हो गया। कई सिख सैनिकों ने बैरकों में विद्रोह कर दिया और सरकारी पदों से त्यागपत्र दे दिए गए। खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। सुझाव दिया गया कि उनके निवास से सभी सिख सुरक्षाकर्मियों को हटा दिया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और अगर वे अपने ही अंगरक्षकों को उनके धर्म के आधार पर हटाती हैं तो ये उस विचारधारा की हार होगी जिसके लिए उन्होंने और उनके परिवार ने जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि क्या मैं अपनी ही परछाई से डरने लगूं? लेकिन उनके अंगरक्षक बेअंत सिंह के मन में कुछ और ही चल रहा था। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने उसे भीतर से झकझोर दिया था। वो अपने रिश्तेदारों और कहर सिंह जैसे लोगों के संपर्क में था जो उसे उकसा रहे थे। कहर सिंह उसे गुरुद्वारे ले जाता और वहां की गई कार्रवाई की तस्वीरें दिखाकर उसके भीतर बदले की आग भड़काता। बेअंत सिंह ने सतवंत सिंह को भी अपने साथ मिला लिया। सतवंत उम्र में छोटा था और आसानी से बेअंत की बातों में आ गया। 31 अक्टूबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि उस दिन उन्हें पता था कि प्रधानमंत्री की आवाजाही सामान्य से अधिक होगी। हत्या के बाद दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा देश दंगों की आग में झुलस उठा। जैसे ही लोगों को पता चला कि हत्यारे सिख थे, भीड़ ने निर्दोष सिखों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दिल्ली की सड़कों पर टायर जलाकर लोगों को जिंदा जलाया गया, घरों को लूटा गया। ये भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हजारों लोग मारे गए। एम्स के बाहर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की कार पर भी हमला हुआ। अस्पताल में राजीव गांधी भी पहुंच चुके थे। वे बंगाल के दौरे पर थे और खबर मिलते ही दिल्ली आए। अपनी मां के पार्थिव शरीर को देखकर वे स्तब्ध थे, लेकिन उन्हें देश की जिम्मेदारी संभालनी थी। उसी शाम उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सोनिया गांधी नहीं चाहती थीं कि राजीव राजनीति में आए। उन्हें डर था कि जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ वही उनके साथ भी हो सकता है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इंदिरा गांधी की अंतिम यात्रा में लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। पूरा देश अपनी प्रियदर्शिनी को अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर था। राजघाट के पास शक्ति स्थल पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अस्थियों को उनकी इच्छा के अनुसार हिमालय की वादियों में बिखेरा गया। इंदिरा गांधी का अंत भले ही दुखद था, लेकिन उनका जीवन एक प्रेरणा बना रहा। उन्होंने सिखाया कि एक नेता को मुश्किल घड़ी में कैसे अडिग रहना चाहिए। उनकी मृत्यु ने भारतीय राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया जिसे भरना नामुमकिन था। आज भी जब लोग सफदरजंग रोड के उस स्मारक से गुजरते हैं तो उन्हें उस महान महिला की पदचाप सुनाई देती है जिसने गोलियों की बौछार के सामने भी अपना सिर नहीं झुकाया। उनके शरीर में लगी 31 गोलियां उनके अदम्य साहस और देश के प्रति उनके समर्पण की गवाह बनी। इतिहास गवाह है कि इंदिरा गांधी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्हें ना तो उनके दुश्मन अनदेखा कर सके और ना ही वक्त। उनके शासनकाल के दौरान भारत ने न केवल बाहरी दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया बल्कि आंतरिक तौर पर भी अपनी जड़ों को मजबूत किया। हालांकि उनके कुछ फैसलों की आज भी कड़ी आलोचना होती है, लेकिन उनकी देशभक्ति पर कभी कोई सवाल नहीं उठा सका। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले ओडिशा में दिए गए उनके भाषण के शब्द आज भी लोगों के कानों में गूंजते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद न रहूँ। मुझे इसकी चिंता नहीं कि मैं जीवित रहूंगी या नहीं। जब मैं मरूंगी तो मेरे खून की एक एक बूंद भारत को मजबूत करने में काम आएगी। वे शब्द भविष्यवाणी की तरह सच साबित हुए। उनकी हत्या ने न केवल एक परिवार को तोड़ा बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा को भी झकझोर दिया। हत्या की जांच के लिए आयोग बिठाए गए, साजिश की तह तक जाने की कोशिश की गई, लेकिन जो नुकसान देश को हुआ था उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकी। सतवंत सिंह और कहर सिंह को लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद फांसी की सजा दी गई, लेकिन उस खूनी सुबह की यादें आज भी दिल्ली की हवाओं में तैरती हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व इतना विराट था कि उनकी परछाई से निकलना उनके उत्तराधिकारियों के लिए कभी आसान नहीं रहा।
उन्होंने जिस तरह से वैश्विक राजनीति के मंच पर भारत का पक्ष रखा, उसने पश्चिमी देशों को भी ये मानने पर मजबूर कर दिया कि भारत अब वो पुराना कमजोर देश नहीं रहा। वे गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक प्रमुख आवाज थी। सोवियत संघ के साथ उनकी दोस्ती ने शीत युद्ध के दौर में भारत को एक रणनीतिक बढ़त दिलाई थी, लेकिन इन सब के पीछे एक माँ का दिल भी था जो अपने बेटों के लिए हमेशा फिक्रमंद रहता था। संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने अपने दुख को कभी अपने कर्तव्य के आड़े नहीं आने दिया। वे एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने अकेले दम पर पूरी दुनिया की ताकतों का सामना किया। 31 अक्टूबर 1984 की वो घटना केवल एक राजनीतिक हत्या नहीं थी, बल्कि यह विश्वासघात की एक ऐसी पराकाष्ठा थी जिसने सुरक्षा के मानकों को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन के बाद से प्रधानमंत्री की सुरक्षा का ढांचा पूरी तरह से बदल दिया गया। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का गठन किया गया ताकि दोबारा ऐसी चूक ना हो सके। लेकिन तकनीक और हथियारों से लैस सुरक्षा कभी उस भरोसे की जगह नहीं ले सकती जो इंदिरा गांधी को अपने लोगों पर था। उनकी मौत के बाद हुए दंगों ने समाज में जो दरार पैदा की, उसे भरने में दशकों लग गए। पंजाब ने एक लंबा और दर्दनाक आतंकवाद का दौर देखा, लेकिन अंततः वहां शांति बहाल हुई। इंदिरा गांधी की शहादत को याद करते हुए आज भी करोड़ों भारतीयों की आंखें नम हो जाती हैं। इस पूरी दास्तां में कई ऐसे अनकहे पहलू भी हैं जो उस वक्त की गंभीरता को दर्शाते हैं। आर.के. धवन, जो उस समय उनके सबसे करीबी थे, उन्होंने बाद में कई साक्षात्कारों में बताया कि इंदिरा जी को अपनी मौत का पूर्वाभास शायद हो गया था। वे अक्सर अपनी वसीयत और अपने बाद की व्यवस्थाओं के बारे में बात करने लगी थीं। वे चाहती थीं कि उनके बाद उनका पोता पोती एक सुरक्षित और समृद्ध भारत में रहें। उस दिन जब वे पीटर उस्तिनोव की ओर बढ़ रही थीं, उनके हाथ में कुछ कागज थे। शायद वे अपने भाषण या नोट्स थे जिन्हें वे इंटरव्यू के दौरान इस्तेमाल करना चाहती थीं। वे कागज भी उस दिन खून से सन गए थे। अस्पताल के गलियारों में जो सन्नाटा और फिर जो चीखें सुनाई दी, वे उन लोगों के दिलों में आज भी ताज़ा हैं जिन्होंने वो मंजर देखा था। सोनिया गांधी का वो सफ़ेद लिबास जो खून के धब्बों से भर गया था, एक मूक गवाह था उस त्रासदी का। राजीव गांधी जब एम्स पहुंचे तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था। उन्होंने अपनी माँ को खोया था और अब उनके कंधों पर 80 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी थी। उन्होंने रेडियो पर देश को संबोधित करते हुए शांति की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि उनकी माँ ने देश के लिए अपनी जान दी है, अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम देश को टूटने न दें। लेकिन दिल्ली की सड़कों पर जो नफरत का नंगा नाच हो रहा था, उसे रोकना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। कई जगहों पर पुलिस मूक दर्शक बनी रही, मोहल्ले के मोहल्ले जल रहे थे। वो भारत के इतिहास की एक ऐसी रात थी जब इंसानियत शर्मसार हो गई थी। उन दंगों की यादें आज भी कई परिवारों को डराती हैं। न्याय की गुहार आज भी अदालतों में सुनाई देती है। इंदिरा गांधी की हत्या के पीछे की साजिश के तार कितने गहरे थे, ये आज भी शोध का विषय है। क्या बेअंत और सतवंत सिर्फ मोहरे थे या उनके पीछे कोई बड़ी विदेशी ताकत थी? इन सवालों के जवाब वक्त की परतों में कहीं खो गए हैं। लेकिन एक बात साफ है कि इंदिरा गांधी ने कभी झुकना नहीं सीखा। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी क्षण तक अपनी शर्तों पर जिया। उनकी वो साड़ी, उनकी वो घड़ी और उनके वे चश्मे आज भी संग्रहालय में रखे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को उनकी कहानी सुनाते हैं। वो कहानी जो बहादुरी, दृढ़ संकल्प और अंत में एक गहरे विश्वासघात की कहानी है। जब हम उस दौर की बात करते हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि 1984 का भारत कैसा था। वो तकनीक और सूचना क्रांति से पहले का दौर था। खबरें धीरे धीरे पहुंचती थीं और अफवाहें बिजली की तरह फैलती थीं। उसी का नतीजा था कि इंदिरा जी की मौत की खबर को घंटों तक आधिकारिक तौर पर दबाकर रखा गया ताकि सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की जा सके। लेकिन रेडियो स्टेशन बीबीसी ने पहले ही ये खबर दुनिया को दे दी थी। लोग अपने घरों के बाहर जमा होकर रेडियो पर कान लगाए बैठे थे। उस दिन की दोपहर इतनी बोझल थी कि जैसे वक्त थम गया हो। दुकानों के शटर गिर चुके थे, सड़कों पर सन्नाटा था और लोगों के मन में केवल एक ही सवाल था कि अब आगे क्या होगा। इंदिरा गांधी को अक्सर आयरन लेडी कहा जाता था और ये उपाधि उन्होंने कमाई थी। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं के प्रिवी पर्स खत्म किए और आम आदमी की आर्थिक आज़ादी के लिए काम किया। उनके 20 सूत्री कार्यक्रम ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने की कोशिश की थी। वे अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की बढ़ती ताकत की भी हिमायती थीं। जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए तो इंदिरा जी ने उनसे पूछा था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है, और राकेश शर्मा ने जवाब दिया था कि सारे जहां से अच्छा। वो पल हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था। उनकी ऐसी ही अनगिनत यादें हैं जो उन्हें लोगों के दिलों में जीवित रखती हैं। स्वर्ण मंदिर की घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी थी। वे जानती थीं कि इस ऑपरेशन के बाद उनकी जान को खतरा बढ़ गया है, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। वे मानती थीं कि देश की अखंडता के लिए अगर उन्हें अपनी जान भी देनी पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगी। उनके सुरक्षाकर्मियों का चुनाव धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी योग्यता और वफादारी के आधार पर किया जाता था। बेअंत सिंह की वफादारी पर शक करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उसने कई सालों तक उनकी सेवा की थी। लेकिन धार्मिक कट्टरता ने एक वफादार सिपाही को हत्यारे में बदल दिया। ये धर्म के गलत इस्तेमाल का एक ज्वलंत उदाहरण था। हत्या के बाद एम्स के बाहर जमा भीड़ का गुस्सा अनियंत्रित हो गया था। जब राजीव गांधी वहां पहुंचे तो भीड़ ने नारे लगाए थे कि खून का बदला खून से लेंगे। इन नारों ने आग में घी का काम किया। दंगाइयों ने सिखों की दुकानों, घरों और टैक्सी स्टैंडों को निशाना बनाया। कानपुर, बोकारो और अन्य शहरों में भी हिंसा भड़क उठी। कई हिंदू परिवारों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपने सिख पड़ोसियों को बचाया, जो इस अंधकारमय समय में इंसानियत की एक मिसाल थी। प्रशासन की विफलता पर कई सवाल उठाए गए। क्या दंगों को रोका जा सकता था? क्या सेना को जल्दी बुलाया जा सकता था? ये सवाल आज भी इतिहास के पन्नों पर दर्ज हैं। इंदिरा गांधी की विरासत को संभालना राजीव गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने आधुनिक भारत का सपना देखा, कंप्यूटर क्रांति की नींव रखी, लेकिन उन्हें भी उसी उग्रवाद का शिकार होना पड़ा जिसे उनकी मां ने खत्म करने की कोशिश की थी। ये एक परिवार की त्रासदी नहीं थी, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र पर आतंकवाद का हमला था।
आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि 31 अक्टूबर 1984 ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन न केवल एक नेता की हत्या हुई बल्कि भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि पर भी एक गहरा घाव लगा। इंदिरा गांधी के जीवन का हर पन्ना एक नई सीख देता है। उनका बचपन आनंद भवन में बीता, जहां उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को बहुत करीब से देखा था। वे महात्मा गांधी और अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों में पली बढ़ी थीं। उन्होंने कम उम्र में ही वानर सेना बनाई थी। राजनीति उनके खून में थी। उन्होंने उतार चढ़ाव देखे, अपमान सहा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। 1977 की हार के बाद जब उन्हें जेल भेजा गया तो उन्होंने उसे भी एक अवसर में बदल दिया। उनके विरोधियों ने उन्हें खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे हर बार एक नई ऊर्जा के साथ वापस आईं। उनकी हत्या की सुबह जो लोग उनके साथ थे वे बताते हैं कि वे उस दिन बहुत खुश लग रही थीं। वे पीटर उस्तीनोव को ये दिखाना चाहती थीं कि भारत किस तरह से आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने अपने मेकअप मैन को खास निर्देश दिए थे ताकि वे कैमरे पर अच्छी दिख सकें। किसे पता था कि वे अपनी अंतिम फिल्म की शूटिंग के लिए तैयार हो रही थीं। वो रास्ता जिस पर वे पैदल चलीं आज सफ़ेद मार्बल से ढका हुआ है और उस पर उनके गिरने की जगह को रेखांकित किया गया है। वहां जाने वाला हर व्यक्ति उस जगह को देखकर भावुक हो जाता है। भारतीय सिनेमा और साहित्य में भी इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। कई फिल्में और किताबें इस त्रासदी पर आधारित बनाई गई। ये घटना हमें याद दिलाती है कि नफरत और हिंसा कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। ये हमें ये भी सिखाती है कि सुरक्षा में एक छोटी सी चूक कितनी बड़ी कीमत मांग सकती है। आज की पीढ़ी को इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ना चाहिए, न केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में जिसने पितृसत्तात्मक समाज में अपनी जगह बनाई और दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में शुमार हुई। अंत में 31 अक्टूबर 1984 की वो दास्तां हमें एक सतर्क राष्ट्र बनने की प्रेरणा देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इंदिरा गांधी का जीवन और उनकी मृत्यु दोनों ही भारत के इतिहास के अटूट हिस्से हैं। वे एक ऐसी चमकती हुई मशाल थीं जिन्होंने अंधेरे रास्तों पर भी चलना सिखाया। भले ही आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी विचारधारा और उनके साहसी फैसले आज भी भारत के नीति निर्माण में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। उनकी कहानी एक अमर गाथा है जो समय के साथ और भी प्रासंगिक होती जाएगी। उस दिन जब सूरज डूबा तो भारत एक नए युग की दहलीज पर खड़ा था। एक ऐसा युग जो दुख से भरा था, लेकिन जिसमें एक नई उम्मीद भी थी। इंदिरा जी की अस्थियां जब गंगा में प्रवाहित की गईं तो देश के हर कोने से लोगों ने उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दी। वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसे भुलाना नामुमकिन है। उनकी आवाज़, उनकी वो विशिष्ट सफ़ेद बालों की लकीर और उनका वो हाथ हिलाने का अंदाज आज भी लोगों की यादों में बसा हुआ है। वो भारत की बेटी थीं, भारत की नेता थीं और अंततः भारत की शहीद बनी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि राष्ट्र पहले है और उसके लिए किसी भी बलिदान को छोटा नहीं माना जा सकता। जब हम इंदिरा गांधी की राजनीतिक यात्रा का विश्लेषण करते हैं तो हमें उनकी कूटनीतिक कुशलता को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने 1971 के युद्ध के समय जिस तरह से अमेरिका के 7वें बेड़े की चुनौती का सामना किया, वो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण था। निक्सन और किसिंजर जैसे दिग्गज राजनायकों के सामने वे कभी नहीं झुकी। उन्होंने साफ कर दिया था कि भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। यही कारण था कि उन्हें पूरी दुनिया में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। उनकी हत्या के बाद दुनिया के लगभग हर देश के राष्ट्राध्यक्ष उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने आए थे, जो उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक था। इंदिरा जी के जीवन में धर्म और आध्यात्म का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। वे अक्सर मंदिरों और आश्रमों में जाती थीं, लेकिन उन्होंने कभी धर्म को राजनीति पर हावी नहीं होने दिया। उनके लिए धर्म एक व्यक्तिगत आस्था का विषय था। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस धर्मनिरपेक्षता की उन्होंने रक्षा की, उसी के नाम पर उपजे उन्माद ने उनकी जान ले ली। ये हमारे समाज के लिए एक बड़ी चेतावनी है। हमें कट्टरपंथ के खिलाफ हमेशा सजग रहना होगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो। 31 अक्टूबर की वो सुबह दिल्ली के उस बगीचे में जो गोलियां चली थीं, उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। वे गोलियां सिर्फ एक इंसान पर नहीं बल्कि एक संस्था पर, एक विचार पर चली थीं। लेकिन इंदिरा गांधी की विचारधारा उन गोलियों से कहीं अधिक मजबूत साबित हुई। आज भारत जिस मुकाम पर है उसमें उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। अंतरिक्ष से लेकर परमाणु ऊर्जा तक और कृषि क्रांति से लेकर औद्योगिक विकास तक हर क्षेत्र में उनकी दृष्टि का प्रभाव दिखता है। इस कहानी का समापन उस दुख और पीड़ा के साथ होता है जिसने एक पूरे समुदाय को हाशिए पर धकेलने की कोशिश की। लेकिन भारत की महानता इसी में है कि उसने फिर से उठना सीखा। सिखों और अन्य समुदायों के बीच के रिश्तों में जो कड़वाहट आई थी वो समय के साथ कम हुई। आज सिख समुदाय भारत की प्रगति में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। यही इंदिरा जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। इतिहास हमें सबक देता है और इंदिरा गांधी की हत्या का सबक यही है कि हमें अपने भीतर की नफरत को खत्म करना होगा। हिंसा केवल विनाश लाती है, जबकि संवाद और प्रेम ही निर्माण का रास्ता है। इंदिरा जी ने अपने भाषणों में अक्सर एकता की बात की थी। वे चाहती थीं कि भारत एक ऐसा देश बने जहां हर नागरिक, चाहे उसका धर्म या जाति कुछ भी हो, सुरक्षित महसूस करे। उनके उस सपने को पूरा करना ही हमारा असली लक्ष्य होना चाहिए। इस विस्तृत विवरण के माध्यम से हमने उस काली सुबह की हर उस घटना को फिर से जीने की कोशिश की है जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। 31 अक्टूबर 1984 केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि ये एक एहसास है, अदम्य साहस के खो जाने का, विश्वासघात के घाव का और एक राष्ट्र के संभलने की प्रक्रिया का। इंदिरा गांधी हमेशा हमारे इतिहास के पन्नों में एक ऐसी नायिका के रूप में दर्ज रहेंगी जिन्होंने अपनी जान देकर भी हार नहीं मानी। उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और आने वाली सदियों तक उनकी गाथा हमें प्रेरित करती रहेगी।
प्रधानमंत्री आवास के उस संतरी बूथ के पास आज एक सन्नाटा है, लेकिन वहाँ की हवा आज भी उस दिन की गवाही देती है। वहाँ मौजूद हर पेड़ और हर ईंट को पता है कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि इंदिरा गांधी जैसा व्यक्तित्व रोज रोज पैदा नहीं होता। वे एक थीं, अद्वितीय थीं। उनकी मृत्यु ने उन्हें अमर बना दिया। आज जब हम इस कहानी को दोहराते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ अतीत को याद करना नहीं है, बल्कि उन गलतियों से सीखना भी है जिन्होंने हमें इतना बड़ा घाव दिया। भारत माता की उस महान बेटी को हमारा शत शत नमन। आपको ये कहानी प्रभावशाली लगी हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही इतिहास के महत्वपूर्ण पन्नों को आपके सामने लाते रहें, तो हमारे साथ जुड़े रहें। इतिहास को जानना ही भविष्य को सुरक्षित करने का पहला कदम है। जय हिंद।